ओके राजा बेटा, आज बात करेंगे एंजाइम इनहिबिशन की। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा टॉपिक। एंजाइम इनहिबिशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ इनहिबिशन देखेंगे, देन सिग्निफिकेंस ऑफ इनहिबिशन देखेंगे कि इनहिबिशन होता है तो क्यों होता है, इसके फायदे क्या हैं। ठीक है जी, सबसे पहले एंजाइम इनहिबिशन समझते हैं। अब तक हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन देख लिया है, डिस्कवरी ऑफ एंजाइम देख ली है, स्ट्रक्चर देख लिया है, कैरेक्टरिस्टिक देख ली है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन देख लिया है, और उसके बाद फाइनली हमने द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी को डिस्कस कर लिए वन बाय वन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंजाइम इनहिबिशन। देखिए वर्ड एंजाइम अभी पता है, बायो कैटालिस्ट, बायो का मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन, कैटालिस्ट का मतलब ऐसे काइंड का सब्सटेंस जो कि लिविंग बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द बायो कैटालिस्ट, और वो हमारा प्यारा सा एंजाइम है। इनहिबिशन का मतलब होता है स्टॉप, किसी चीज को रोक देना, होने से रोक देना इनहिबिशन कहलाता है। तो इसी तरीके से एंजाइम इनहिबिशन का सादा मतलब ये होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देना। ठीक है, हमें पता है कि हर एंजाइम के पास एक प्यारी सी साइट होती है, दैट साइट इज नथिंग बट व्हाट, एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट किसके लिए डिजाइन की गई है? फॉर द एंट्री ऑफ सबस्ट्रेट। अच्छा, सिमिलरली इस एक्टिव साइट के अपोजिट एक और साइट मौजूद होती है, दैट साइट इज व्हाट, यस, एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट, इस एलोस्टेरिक साइट में मैंने आपको पहले बताया हुआ है, कुछ सब्सटेंस आकर के बैठ जाते हैं और वो एंजाइम की शेप को चेंज कर देते हैं। जब एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी ना, और कोई भी सब्सटेंस एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट में बैठ जाएगा, एंजाइम की शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि वो सुइटेबल नहीं रहेगी फॉर द एंट्री ऑफ दैट सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में बाइंड हो पाएगा, ना ही सक्सेसफुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा। अगर सबस्ट्रेट एंटर नहीं हो पाएगा, सक्सेसफुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, क्या रिएक्शन हो पाएगा? नहीं, एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी। तो ये एक तरीका है जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक किया जाता है। नंबर 2, ये जिंक आपको दिख रहा है, मैंने आपको बताया था कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनकी एक्टिविटी कुछ आयन की मौजूदगी में इंक्रीज हो जाती है। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनकी एक्टिविटी कुछ आयन की मौजूदगी में इंक्रीज हो जाती है। क्या कहते हैं हम उन आयन्स को? एक्टिवेटर। जिंक इज एक्टिवेटर फॉर विच एंजाइम? जिंक इज एक्टिवेटर फॉर विच एंजाइम राजा बेटा? यस, कौन सा एंजाइम है वो? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए जिंक आयन एक्टिवेटर है। अगर हम जितनी भी सेल के अंदर जितनी भी जिंक आयन मौजूद हैं, सब जिंक आयन को पकड़ लें, क्या कार्बोनिक एनहाइड्रेस अपना काम कर पाएगा सक्सेसफुली? नहीं कर पाएगा। तो दूसरा तरीका ये है इनहिबिशन करने का। पहला तरीका ये है कि किसी न किसी चीज को एलोस्टेरिक साइड में बिठा दो, एंजाइम के शेप में चेंज कर दो ताकि वो सुटेबल ना लगे सबस्ट्रेट की एंट्री के लिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक्टिवेटर जो है ना, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है। समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि ये इस जिंक आयन की मौजूदगी में, यानी एक्टिवेटर की मौजूदगी में एंजाइम की एक्टिविटी हो। जी हाँ, हमने एक रिएक्शन पढ़ा था जिसमें मैंने बताया था जैसे कि ये जो कार्बनिक एनहाइड्रेस है, इसका काम जो है ना, वो ये है कि ये कंबाइन करता है, पता है किसको किसको? वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को। और हमें क्या प्रोवाइड करता है? नो 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 नो, ये सेल, ये रेड ब्लड सेल के अंदर है, ये इन दोनों को कंबाइन करवा के हमें क्या देगा? कार्बोनिक एसिड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द H2CO3। या सिर्फ सुनना, देखो इन दोनों को अगर कंबाइन करवाना है ना, तो सबसे पहले हमें इस वाटर में से हाइड्रोजन को निकालना होगा, सो दैट हमारे पास OH आयन बन पाए। ठीक है, OH आयन पर नेगेटिव साइन आ पाए। कार्बन डाइऑक्साइड को OH आयन विद नेगेटिव साइन बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड को OH आयन विद नेगेटिव साइन बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे ही इसको OH आयन और माइनस साइन के साथ दिखती है ना, ये बिल्कुल है ना, उस पर अटैक कर देता है, अटैक कर उनके साथ कंबाइन होता है। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, ये हाइड्रोजन निकालने का काम किया है जिंक ने। ठीक है, जैसे ये दोनों कंबाइन हुए ना, जिंक वापसी हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है कि वो इनके साथ मिले और हमें कार्बोनिक एसिड प्रोवाइड करे। अब आप मुझे बताओ कि जिंक आयन नहीं होगी, क्या ये हाइड्रोजन निकल पाएगा? ये रिएक्शन ही कैटालाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीजें हमने पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी के द्वारा। वेल, तो इस तरीके से एक और तरीका कि जितने भी एक्टिवेटर हैं एंजाइम के लिए, विच कुड बी मैग्नीशियम, विच कुड बी जिंक, विच कुड बी क्लोराइड, विच कुड बी एनी अदर आयन, उनको पकड़ लिया जाए, उनको कैप्चर कर लिया जाए। एंजाइम अवेलेबल ही नहीं होगा, एक्टिवेटर अवेलेबल ही नहीं होगा एंजाइम के लिए, एंजाइम की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका ये है कि सबस्ट्रेट जो है ना, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन टू मच कर दी जाए, या फिर सबस्ट्रेट को कहाँ फिट होना है? इस एक्टिव साइड में कोई ना कोई सबस्ट्रेट जैसा फिट हो जाए। और ये बड़ा ही नॉर्मल है कि सबस्ट्रेट जैसी दूसरी चीजें भी मौजूद होती हैं। सबस्ट्रेट जैसी दूसरी चीजें भी बिल्कुल हूबहू सबस्ट्रेट जैसी चीजें सेल के अंदर मौजूद होती हैं।
जो सबस्ट्रेट तो नहीं होती एंजाइम की, लेकिन उन जैसी होती हैं। अगर शेप में उन जैसी होंगी तो वो एक्टिव साइड में भी इन हो जाती है। एक्टिव साइड में इन हो जाती है लेकिन सक्सेसफुली हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाती, क्योंकि एंजाइम को पता है कि मेरा सबस्ट्रेट ये नहीं है, भले ही इसकी शेप कैसी भी हो, लेकिन जब वो सबस्ट्रेट में आ गया तो उसको ब्लॉक तो कर देगा ना, ठीक है ना। ये बिल्कुल इसी तरीके से टैक्सी जा रही है और टैक्सी के आगे वाली सीट पे आपको बैठना है और सडनली कोई साइड में से आकर उस सीट पे बैठ जाए, ठीक है जी। सीट आपकी थी लेकिन वो आप जैसे ही बंदा आके बैठ गया, अब आपको तो वो सीट नहीं मिलेगी ना। आप जो है ना वो सबस्ट्रेट हो, सीट जो है ना वो एक्टिव साइड है, दूसरा बंदा जो है वो इनहिबिटर है। आर यू गेटिंग मी? चलिए, इस तरीके से होती चीजें, ये हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज एंजाइम इनहिबिशन। बेसिकली एंजाइम इनहिबिशन इट इज अ बिलोंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम की जो एक्टिविटी है, क्या है एंजाइम की एक्टिविटी? कि रिएक्शन को क्या करना, स्पीड अप करना, स्पीड अप करना या किस रिएक्शन को करवाना, उसको ब्लॉक कर देना, एंजाइम इनहिबिशन कहलाता है। एंजाइम इनहिबिशन समझ में आ गया, जिसके करने के अलग अलग तरीके हैं। सबस्ट्रेट को कहाँ बिठा दो, किसी सबस्ट्रेट नहीं या किसी दूसरे सबस्ट्रेट को, इनहिबिटर को कहाँ बिठा दो, एलोस्टेरिक साइड में। दूसरा काम क्या कर दो, दूसरा काम क्या करो जी, जो एक्टिवेटर है ना उनको ही पकड़ लो। और तीसरा काम क्या है कि सबस्ट्रेट जैसी चीजें कहाँ इंट्रोड्यूस कर दो, एक्टिव साइड में। ये तरीके हैं इनहिबिशन करने के। सिकंदर कोई चीज रिपीट करनी है? ठीक है जी, देखें तीन तरीके जिसमें एंजाइम इनहिबिशन करते हैं। एक, या तो कोई भी चीज आकर के एलोस्टेरिक साइड में घुस जाए, नंबर 1। नंबर 2, सबस्ट्रेट को, एक्टिवेटर को कैप्चर कर लिया जाए। नंबर 3, सबस्ट्रेट की जगह पर कोई दूसरा सबस्ट्रेट जैसा आकर के फिट हो जाए। इन तीनों कंडीशन में एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है जी, और सेम एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। ये वाली बात आ रही है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इनहिबिशन, तीन तरह की इनहिबिशन होती है हमारे पास। ओके, देयर इज कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन आई लिख देते हैं जस्ट। दूसरी होती है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, डिटेल से बात करेंगे इनकी हम, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। और तीसरी होती है राजा बेटा अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। ये जो अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन है ना, इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम एंटी कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन भी कहते हैं, और एंटी कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। तो इस तरीके से इनहिबिशन की कितनी टाइप्स हो गई? तीन। कौन कौन सी? ठीक है, आप अनकॉम्पिटेटिव याद रखो। अच्छा, आप मुझे बताओ एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कौन कर रहा है? एंजाइम की एक्टिविटी को कौन ब्लॉक कर रहा है? नो नो नो, एक्टिविटी को ब्लॉक कौन कर रहा है? ब्लॉक, रोक कौन रहा है? इनहिबिटर। एंजाइम की एक्टिविटी को कौन ब्लॉक करेगा? इनहिबिटर। सो ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ इनहिबिटर कैन inhibit the activity of enzyme, the way in which inhibitor inhibit the activity of enzyme। हमारे पास तीन तरह के inhibitions होती हैं। inhibitor, ठीक है, कि inhibitor किस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी को रोकता है ना, उसकी बेस पर हमारे पास तीन तरीके की इनहिबिशन है। सबसे पहले इसको देखते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर को। यहाँ पे देखें, ये हमारा प्यारा सा एंजाइम है, ठीक है जी। अच्छा, ये जो एंजाइम है, अब आपको नाम याद रखना है, इस एंजाइम का नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस जी। ये ऑर्गेनेल आप पहचान पा रहे हो जी? इस ऑर्गेनेल को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू फॉर नोइंग, इट इज पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एंजाइम होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। एक साइकिल हो रही होती है, उस साइकिल का नाम आप याद रखें तो जी वेल एंड गुड। उस साइकिल का नाम है क्रेब साइकिल। उस क्रेब साइकिल में ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे NADPH2, FADPH2 और लॉट्स ऑफ ATP एंड GTP हमारे पास बनते हैं, ATP एंड GTP बनते हैं क्रेब साइकिल। जी जी जी, इसको फिर से लिख देते हैं क्रेब साइकिल दूसरे मार्कर से। क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल। यहां तक कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? आगे बढ़े। एक क्रेब साइकिल होती है जिसके अंदर NADPH2, FADPH2, ATP बनता है। ये साइक्लिक पाथवे है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, उन्हीं में से एक स्टेप जो है वो रेगुलेट करता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। आपको ये डिटेल अगर ना याद रख सको तो भी चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया याद रखोगे इतना काफी है, ठीक है जी। इसमें एक एंजाइम होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस को के लिए जो सबस्ट्रेट है ना वो होता है सक्सीनेट,
वो होता है सक्सीनेट, सक्सीनेट। अच्छा, सक्सीनेट आकर के यहाँ पे बाइंड होगा और ये सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज अपना काम दिखाएगा, ठीक है। लेकिन इस सक्सीनेट जैसा हूबहू एक इनहिबिटर मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द मेलानोएट, मेलानोएट, ठीक है। ये मेलानोएट क्या करता है, ये सक्सीनेट से मुकाबला करता है, मुकाबला करके और उसके एक्टिव साइड में फिट हो जाता है। आप मुझे बताओ, ये मेलानोएट अगर इसकी एक्टिव साइड में फिट होगा तो क्या सक्सेसफुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, रिएक्शन कैटालाइज होगा, एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये क्योंकि इसके साथ कंपटीशन कर रहा है ना, लड़ाई कर रहा है ना, तो ये जो इनहिबिशन है ना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन दैट वी हैव। ऐसी काइंड की इनहिबिशन, द टाइप ऑफ इनहिबिशन इन विच इनहिबिटर कॉम्पीट विद आवर बिलव्ड सबस्ट्रेट फॉर द एंट्री इनटू व्हाट द एक्टिव साइट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। साजिद आपको बात ये समझ में आई? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एग्जांपल की मदद से समझते हैं, इसकी एग्जांपल वही है, वही बिल्कुल हूबहू सबस्ट्रेट जैसा होता है। हमने शेप भी देखो सेम बनाई है, दोनों की कलर अलग कर दी है। ये वही एग्जांपल है कि कार में आपने बात की फ्रंट सीट पे बैठने के लिए, लेकिन बाहर से कहीं दूसरा बंदा आ गया और वो आकर के बैठ गया, आपको धक्का देकर और बैठ गया जी। तो उसने देखो आपके साथ कॉम्पीट करके और जगह ले लिया, आपकी एक्टिव साइड वो सीट है, आप सबस्ट्रेट हैं, लेकिन आपकी जगह किसने ले ली? दूसरे बंदे ने, आपके इनहिबिटर ने, ठीक है। लेकिन अगर आपके कनेक्शन है, आपके ताल्लुकात हैं और आपने फटाफट आपके दोस्त बना लिए तो क्या होगा? तो उसको उठना पड़ेगा फटाफट, ना चाहते हुए भी। ऐसा ही ये करते हैं, सक्सीनेट क्या करेगा, बहुत सारे सक्सीनेट को बुलाएगा, बोलेगा आ जाओ भाई, मेलानोएट जो है बदमाशी दिखा रहा है। बहुत सारे सक्सीनेट यहाँ पे जमा हो जाएंगे और वो प्रेशर क्रिएट करेंगे, वो इतना प्रेशर होगा कि मेलानोएट को ना चाहते हुए भी यहाँ से निकलना पड़ेगा और एक्टिव साइड फ्री हो जाएगा, ठीक है जी। जी, ये वैसा ही है जैसे आपने उसमें टैक्सी में से उस बंदे को हटा दिया, समझे आप? तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर करते हैं ये, इनको ओवरकम किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये ओवरकम हो सकते हैं, दे कैन बी ओवरकम, खत्म हो सकते हैं बाय इंक्रीज व्हाट, बाय इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ आवर बिलव्ड सबस्ट्रेट। ये बात आ रही है समझ में? चलेंगे आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इनहिबिशन क्लियर है, आगे बढ़े चलेंगे। अच्छा अब ये देखें, ये एक दूसरा एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम भी आप याद रखिएगा। स्टिल हम अभी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हैं। इस एंजाइम का नाम है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम सी ऑक्सीजिनेस, डीऑक्सीजिनेस, साइटोक्रोम सी डीऑक्सीजिनेस। हाँ, डीहाइड्रोजनेस मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है जी। चलिए हम डिटेल में नहीं देख रहे हैं ना अभी फिलहाल इसको, चले साइटोक्रोम सी डीहाइड्रोजनेस। अच्छा, इसका जो सबस्ट्रेट है ना, इसका सबस्ट्रेट है ये साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी डीहाइड्रोजनेस एंजाइम का सबस्ट्रेट जो है ना, वो सबस्ट्रेट है ये वाला प्यारा सा, डेट इज व्हाट इज कॉल्ड द साइटोक्रोम सी। अच्छा जी, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इस एंजाइम का नाम क्या था, इस एंजाइम का डीऑक्सीजिनेस, साइटोक्रोम सी डीऑक्सीजिनेस की ये वाली जो साइट है ना, इस साइट को हम क्या कह रहे थे, एलोस्टेरिक साइट। कुछ आयन इस एलोस्टेरिक साइट में आकर के फिट हो जाती है, ठीक है जी। कुछ आयन इस एलोस्टेरिक साइट में आकर के फिट हो जाती हैं। जब एलोस्टेरिक साइट में ये फिट हो जाएंगी, एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी। अगर एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी, क्या एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन हो पाएगा, रिएक्शन हो पाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इस तो ये टाइप का इनहिबिशन है, और ये इनहिबिशन किया है इस इनहिबिटर ने। ये इनहिबिटर ये एक आयन है, सायानेट आयन, ये हमारी प्यारी सी सायानेट आयन है, याद रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, ऐसे टाइप का इनहिबिशन जिसमें कोई भी इनहिबिटर जो है वो एक्टिव साइट को छोड़ के कोई दूसरी साइट कौन सी साइट होती है, एलोस्टेरिक साइट, वहां जाके कंबाइन हो जाए, एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दे, ऐसे टाइप के इनहिबिशन को हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। क्या यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई हुई, साइटोक्रोम सी सबस्ट्रेट और साइनेट आयन प्रोडक्ट अपना इनहिबिटर की, दोनों की आपस में लड़ाई हुई एक्टिव साइट के लिए। उसने कहा मुझे एक्टिव साइट नहीं चाहिए, ठीक है जी, मुझे चाहिए एलोस्टेरिक साइट। इसकी एग्जांपल लेते हैं, वही टैक्सी है, आप आगे बैठे हैं, किसी ने इंजन खराब कर दिया, ठीक है जी। इंजन अगर खराब हो जाएगा तो गाड़ी चल पाएगी नहीं। इसी तरीके से कोई एलोस्टेरिक साइट में बैठ जाएगा ना, तो
जाहिर सी बात है, भले ही कार सही हो, इंजन ही खराब हो जाएगा। ये यहाँ पर आएगा एंजाइम का इंजन खराब, एंजाइम काम नहीं दिखा पाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी। ये दूसरा, ये नो कंपटीशन, कोई आपके साथ लड़ा नहीं, बस उसने चुपचाप से आपका इंजन जो है उसको खराब कर दिया, आपको पता भी नहीं है कि इंजन खराब, थोड़ी आगे जाके गाड़ी रुक जाएगी। सायानाइड, नो, ये इनहिबिटर है। जो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करेगा ना राजा बेटा, वो इनहिबिटर है। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में? जो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करे हमने पहले ही देख लिया, उसे हम क्या कहेंगे? अब इनहिबिटर का तरीका क्या है एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करने का? उसकी बेस पर हमारे पास तीन टाइप है। अगर वो कंपटीशन कर रहा है तो आगे सीट पे बैठना चाह रहा है तो, अगर वो कंपटीशन नहीं कर रहा, नॉन कॉम्पिटिटिव, इंजन खराब कर रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तीसरी एग्जांपल है हमारे पास ये वाली। ठीक है, ये वाला भी एंजाइम है, समझ में आ रही है बातें? चलें जी, ये जो एंजाइम है ना, ये इसका नाम है आयनोसिटोल मोनोफॉस्फेटेस। थोड़ा सा, लेकिन आप याद कर लोगे, मुझे मालूम है आप इंटेलिजेंट हो। आयनोसिटोल मोनोफॉस्फेटेस, आइनोसिटोल मोनोफॉस्फेटेस, इसका जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट है आइनोसिटोल मोनोफॉस्फेट, आइनोसिटोल मोनोफॉस्फेट, ये इसका सबस्ट्रेट है। अच्छा, मोनोफॉस्फेट, ठीक है जी। अच्छा, ये जो आइनोसिटोल मोनोफॉस्फेट है ना, ये यहाँ पे एक्टिव साइड में आकर के बैठेगा। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन एक मसला है, जब भी ये एंजाइम जो है आइनोसिटोल मोनोफॉस्फेटेस, इसकी एक्टिव साइड में कौन फिट हो रहा है? इसका सबस्ट्रेट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड आइनोसिटोल मोनोफॉस्फेट। ये तो फिट हो जाएगा, लेकिन ये जगह खाली है। ठीक है, इस जगह पे पता है कौन बैठेगा? इसका एक्टिवेटर, और इसका एक्टिवेटर है हमारी प्यारी सी मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन आके बैठेगी, एक्टिव साइड ऑक्यूपाइड हो गई, ये अपना रिएक्शन परफॉर्म करने लग जाएगा। ये वाली बात आ रही है समझ में? ये नॉर्मल कंडीशन। एक बार रिपीट करते हैं, एंजाइम है हमारे पास आइनोसिटोल मोनोफॉस्फेटेस, इसकी एक्टिव साइड में सबस्ट्रेट कौन सा बैठेगा? मोनोफॉस्फेट, और इसकी एक्टिव साइड फिर भी खाली रहेगी, उसमें स्पेस है। वो स्पेस किसके लिए? एक्टिवेटर के लिए। एक्टिवेटर वहां बैठेगा और ये रिएक्शन कैटलाइज होगा। ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन क्या होगा जब एबनॉर्मल कंडीशन होगी या इनहिबिशन होगी? हमारा यही एंजाइम होगा, यही इसका सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का नाम क्या है? आइनोसिटोल मोनोफॉस्फेट वो आके बैठेगा, लेकिन यहाँ पर अब मैग्नीशियम नहीं, हमारी प्यारी सी लिथियम आयन आ जाएगी, और लिथियम आयन इसको ब्लॉक कर देगी। ठीक है जी, और लिथियम बोलेगा कि भाई रिएक्शन आगे नहीं होगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया? यानी एक ऐसे काइंड का इनहिबिशन जिसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में मिलते हैं, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं तो राजा बेटा क्या बनता है? एंजाइम और आपस में मिलते हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? नो 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 नो, एक स्टेट बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं तो एक स्टेट बनती है, दैट स्टेट नो नो नो, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। लिथियम आयन इंतजार करता है कि जब तक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा ना, ये अटैक नहीं करेगा। फ्री एंजाइम है, लिथियम आयन इसको देखेगा भी नहीं। जैसे ही इसकी एक्टिव साइड में सबस्ट्रेट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द आइनोसिटोल मोनोफॉस्फेट आया, ये इस पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो ये अटैक करता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर और उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। ऐसे काइंड का इनहिबिशन जिसमें ना कंपटीशन हो, ना एलोस्टेरिक साइड बाइंड हो, बल्कि अटैक हो पूरे के पूरे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर और उसको एक स्टेट पर रोक दिया जाए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये कंपटीशन नहीं चाहता। ठीक है जी, कंपटीशन चाहता ही नहीं, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। लेकिन इन दोनों में फर्क, ये दोनों कंपटीशन नहीं चाहते, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में इनहिबिटर कहाँ रुका था? कहाँ जाके अटैच हुआ था? एलोस्टेरिक साइड में। लेकिन अनकॉम्पिटिटिव में उसने एंजाइम पर अटैक नहीं किया, किस पर अटैक किया है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर। ये भी टैक्सी की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है जी, इसमें पता क्या है कि सब पैसेंजर आप बैठ गए, ठीक है जी, और किसी ने गाड़ी अंदर से लॉक कर दी। ठीक है जी, देखो गाड़ी जो है, गाड़ी के जो सीट्स हैं वो एक्टिव साइट है, पैसेंजर जो है वो सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, गाड़ी और पैसेंजर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और किसी ने लॉक बंद कर दिए, अब आप निकल नहीं पा रहे। ठीक है जी, दैट स्टेट इज नोन एज अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में? तो अगर अगर कोई ऐसा इनहिबिटर है जो कि एक्टिव साइड में आकर के बैठता है कॉम्पिटिटिव, एलोस्टेरिक साइड में आकर बैठता है नॉन नॉन कॉम्पिटिटिव, और वो है ना एंजाइम सबस्ट्रेट पर अगर अटैक, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर अटैक कर रहा है,
तो इसे काइंड के इनहिबिशन को हम अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहेंगे। जी, एक्टिव साइट, जी जी जी, सही। अगर हम आयन का प्रेशर बढ़ाएं तो इसको ओवरकम कर सकते हैं। हाँ, सर्टेन कंडीशन में ओवरकम कर किया जा सकता है, लेकिन आयन ही हमारे पास कम है, मैग्नीशियम है ही नहीं। आ रही है बात समझ? तो इस तरीके से इनहिबिशन होगा। आ रही है बात समझ में? अच्छा, ये इनहिबिशन है ही क्या? इस इनहिबिशन के फायदे हैं, आपको पता है? इस इनहिबिशन के फायदे हैं जी। वो फायदे जल्दी से पढ़ते हैं और लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये एक रिएक्शन है। इस सबसे पहले सेल के अंदर ग्लूकोज अंदर जब सेल में आता है ना, तो ग्लूकोज से बनता है हमारा प्यारा सा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दोनों कानों से बात सुनिएगा। और इससे बनता है फ्रक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट। ठीक है, अच्छा, और ये आगे जा करके फाइनली एटीपी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे स्टेप होंगे और फाइनली हमें एटीपी मिल जाएगा सेलुलर रिस्पायरेशन से। ठीक है, अगर कंटिन्यूसली ग्लूकोज जाता रहे, एटीपी मिलता रहे तो सेल के अंदर तो एटीपी भर जाएगा। इतने एटीपी की हमें तो नीड ही नहीं है। ठीक है जी, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इनमें से किसी भी एक एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे। एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, तो क्या ज्यादा एटीपी बन पाएगा? नहीं। तो इस तरीके से इनहिबिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे को स्टॉप करने के लिए, किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे को स्टॉप करने के लिए ये जो इनहिबिशन है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, टू इनहिबिट द, जी, ये भी डीएनए ही करवाएगा, उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है जी, टू ब्लॉक एनी मेटाबॉलिक पाथवे, एनी मेटाबॉलिक पाथवे। ये वाली बात समझ में आ रही है कि इसके फायदे क्या हैं? जी, इनहिबिशन हो जाएगा, वरना तो एटीपी बनता रहेगा। ठीक है जी, चलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, एक कंट्रोल में होना चाहिए ना बॉडी के अंदर। चलिए जी, उतना, ये तो इसका एक फायदा हो गया। दूसरा देखें, ग्लूकोज से जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है ना राजा बेटा, ये बनवाता है हेक्सोकाइनेज। एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज, विच कैन फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रॉम द ग्लूकोज। ठीक है जी, इसी तरीके से दूसरा एंजाइम होता है जिसका नाम है आइसोमेरेज। सिकंदर, आपको बातें आ रही है समझ में? जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, ये वाला क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनवाता है। चलिए 6 फॉस्फेट लिखते हैं, इतना आगे नहीं जाते हम। 6 फॉस्फेट बनाता है। ठीक है जी, अच्छा, अगर आप मुझे बताएं मैं हेक्सोकाइनेज को ब्लॉक कर दूं, क्या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन पाएगा? नहीं। तो इस तरीके से हम इनहिबिशन करके पर्टिकुलर एंजाइम का रोल मालूम कर सकते हैं कि उसका मेटाबॉलिक पाथवे में क्या रोल है। इसी तरीके से अगर हेक्सोकाइनेज को हम ब्लॉक नहीं कर रहे, इनहिबिट नहीं कर रहे, ग्लूकोज से हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिल जाएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाय आइसोमेरेज। अगर हम आइसोमेरेज को इनहिबिट कर दें, क्या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट? नहीं। तो इस तरीके से हमें इसका फंक्शन पता चल जाएगा ना आइसोमेरेज का। तो एंजाइम का फंक्शन इसी तरीके से जाना जाता है, उनकी इनहिबिशन कर कर। तो टू नो द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम, ये दूसरी इसका इंपॉर्टेंस, दूसरा इंपॉर्टेंस, टू नो फंक्शन ऑफ एनी एंजाइम, ऑफ एनी एंजाइम। आगे पढ़ाते हैं थोड़ा सा, चलिए सिग्निफिकेंस खत्म कर लेते हैं। देखें, ये आपको दिख रहा है, ये कौन है? ये है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। अच्छा, और ये पता है क्या है? ये है पेनिसिलिन। ये एक टाइप की एंटीबायोटिक है। इट इज द फर्स्ट मोस्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी ना, वो यही है, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। जो फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक तैयार की गई थी ना, वो यही थी, पेनिसिलिन। और इसको बनाया भी 3 साइंटिस्ट ने था, फ्लेमिन, फिलोरे, चेन ने। हमारी जो बुक का पुराना एडिशन था उसमें पहले ही यूनिट में इन तीनों साइंटिस्ट का नाम था, तो सवाल वहां से भी आ सकता है। ठीक है जी, पॉसिबिलिटी है, फ्लेमिन, फिलोरे और चेन। एग्जामिनर ये सोच के बैठा है कि आपने सारे एडिशन पढ़े हुए हैं। जी नहीं, इसमें नहीं है, इसमें जिक्र नहीं है, पहले यूनिट में है ही नहीं जिक्र। ठीक है जी, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि बनाई थी फ्लेमिन, फिलोरे और चेन ने। ठीक है जी, ये एक एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया की एक्टिविटी को ब्लॉक करती है। ये हमने बनाई किस में से? ये फंगस से बनाई है हमने। ये हमने फंगस में से, एक फंगस होता है, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम, उसमें से बनाई है। इतना आप भले याद ना रखो, नहीं, ये हमने बनाई है। और इसको यूज करके पता है हम क्या करते हैं? बैक्टीरिया को ब्लॉक करते हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं।
एक्चुअली पेनिसिलिन करती क्या है बैक्टीरिया के अंदर? बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ना, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने वाले जो एंजाइम है राजा बेटा, पेनिसिलिन उनको ब्लॉक कर देती है। ठीक है जी, पेनिसिलिन कैन ब्लॉक द एंजाइम व्हिच कैन सिंथेसाइज द सेल वॉल ऑफ व्हाट बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिजीज का इलाज कर लेंगे ना। तो इस तरीके से हम इनहिबिशन करके, एंजाइम इनहिबिशन करके डिजीज का इलाज भी कर सकते हैं। ठीक है राजा बेटा, इसी तरीके से एक और आपको ये वाली बात समझ में आई पेनिसिलिन की। ठीक है, इनहिबिशन की इंपॉर्टेंस पढ़ना है कि इनहिबिशन क्यों लाजमी है। इनहिबिशन करके हम पहले तो किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में जान सकते हैं, नंबर 2 एंजाइम के फंक्शन देख सकते हैं, नंबर 3 एंजाइम को ब्लॉक करके डिजीज को इलाज कर सकते हैं। हमारी हमारी बॉडी के अंदर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन और पेन, इन्फ्लामेशन का मतलब है सूजन हो जाना, वो पार्ट रेड हो जाए, गर्म हो जाए, ठीक है जी, खुजली हो, ठीक है जी, ये सारे साइन है इन्फ्लामेशन के। और दूसरा पेन, पेन समझते हैं आप, दर्द, ठीक है जी जी। अच्छा, चले जी, इन्फ्लामेशन और पेन देखें। इन्फ्लामेशन और पेन करवाने के लिए भी एंजाइम है हमारी बॉडी के अंदर। जी हाँ, क्या वो एंजाइम सही है जो हमारी बॉडी में पेन काज करेंगे या इन्फ्लामेशन सूजन काज करेंगे? बिल्कुल ठीक है, लेकिन पेन एक हद तक ठीक है ना, उसके बाद बर्दाश्त के बाहर हो तो फिर तो वो फायदेमंद नहीं है ना। उस टाइम पे हम कुछ पेन किलर देते हैं बॉडी के अंदर। उस पेन किलर में से एक पेन किलर का नाम आपको याद रखना है, डेट इज व्हाट इज कॉल्ड द एस्पिरिन। एस्पिरिन, ठीक है जी। एस्पिरिन कैन ब्लॉक द एंजाइम व्हिच काज इन्फ्लेमेशन एंड पेन। एस्पिरिन उन एंजाइम को ब्लॉक करती है जो इन्फ्लेमेशन और पेन काज करते हैं। तो देखें, एंजाइम जो थे वो इन्फ्लेमेशन और पेन काज कर रहे थे, बॉडी में एबनॉर्मलिटी काज कर रहे थे, उस एबनॉर्मलिटी को हमने कंट्रोल कर दिया एस्पिरिन को यूज करते हुए। एस्पिरिन ने बेसिकली क्या किया, एंजाइम इनहिबिशन किया और हमें डिजीज से राहत मिल गई, एबनॉर्मलिटी से राहत मिल गई। ठीक है जी, तो इनहिबिशन बड़ा लाजमी होता है कि अगर हमें ट्रीटमेंट करनी है तो ट्रीटमेंट के लिए भी इनहिबिशन बड़ा लाजमी है टू ट्रीट एनी डिजीज। एक और बता देता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस, देन माइंड अप करते हैं लेक्चर को। देखें, हमें ये कैसे पता चला कि भाई जिंक आयन इंपॉर्टेंट है कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए, मैग्नीशियम आयन इंपॉर्टेंट है फॉर द डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है जी, डीएनए पॉलीमरेज जो है ना, इसके लिए मैग्नीशियम आयन होती है इसका एक्टिवेटर। एक्टिवेटर का मतलब यहाँ से यस, इसी तरीके से सिलेबरी जो एमाइलेज है, टाइलिन जिसे हम कहते हैं, डायस्टेज भी कहते हैं, उसके लिए क्लोराइड आयन इंपॉर्टेंट है। ये हमें कैसे पता चला? पता है हम क्या करते हैं, हम माउथ के अंदर क्या करेंगे, जितनी भी क्लोराइड है उनको रोक लेंगे। अगर क्लोराइड रोक लेंगे ना, एमाइलेज काम नहीं कर पाएगा, पता चल जाएगा भाई इसके लिए क्लोराइड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, मैग्नीशियम जितनी भी है उनको रोक देंगे, डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर पाएगा। जिंक आयन जो है उनको रोक देंगे, कार्बनिक एनहाइड्रेस काम नहीं कर पाएगा। यस, यही तो मसला है राजा बेटा। देखो, हमारे माउथ में तो बहुत सारी आयन्स हैं, कितनी आयन्स को, तो वन बाय वन सब आयन्स को रोका जाएगा। देखें, क्लोराइड आयन है उसको रोकेंगे, बायकार्बोनेट आयन को रोकेंगे, ठीक है जी, सोडियम आयन है उसको रोकेंगे, पोटेशियम आयन को रोकेंगे, जितनी भी आयन है सबको रोकेंगे। जाहिर सी बात है, किसी ना किसी आयन पर तो उसकी एक्टिविटी रुकेगी ना। सोडियम को रोकेंगे, से फॉर एग्जाम्पल हम एक्टिविटी देखना चाह रहे हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस की, सोडियम को रोकेंगे, क्या इसकी एक्टिविटी रुकेगी? सोडियम को अगर हम ब्लॉक कर देंगे, देखो एक सेल है, ठीक है, ये रूम है, यहाँ पर मौजूद है कार्बोनिक एनहाइड्रेस और सराउंडिंग में सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, बाइकार्बोनेट भी है, ठीक है जी, और इसके अलावा क्लोराइड भी है। यहाँ पर हमने सब आयन को रहने दिया, जितने भी सोडियम थे उनको बाहर भेज दिया। कार्बोनिक एनहाइड्रेस वर्क कर पाएगा या नहीं? जिंक जिंक भी है, जिंक भी है अंदर, हमने सिर्फ सोडियम को बाहर निकाल दिया, कर पाएगा काम? ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि बाहर पोटेशियम को बाहर निकाल देते हैं, काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जिंक अंदर है तो ये काम कर पाएगा या नहीं, मेरा सवाल ये है। काम करता रहेगा। फिर से लेते हैं एग्जांपल, आपको समझ में आए। एक रूम है, एक रूम है हमारे पास, ठीक है जी, एक रूम है, रूम के अंदर सिर्फ कार्बोनिक एनहाइड्रेस और हम 4 आयने लेते हैं, एक जिंक, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट। ठीक है जी, हम सोडियम को बाहर निकाल देंगे, सोडियम को, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस काम कर पाएगा? करेगा। पोटेशियम को निकाल देंगे, काम करेगा। बाइकार्बोनेट को निकाल देंगे, काम करेगा। जिंक को निकालेंगे, काम कर। तो इस तरीके से हमें पता चल जाए, वन बाय वन सारी आयंस निकाली जाती हैं और इस तरीके से एक्टिवेटर ढूंढे जाते हैं और उनको ब्लॉक किया जाता है जितनी भी आयंस हो। ठीक है जी, तो इस तरीके से एंजाइम के एक्टिवेटर को हम डिस्कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इनहिबिशन। सो टू डिस्कवर द
टू डिस्कवर द एक्टिवेटर। ठीक है राजा बेटा, एक बार लेक्चर फिर से देख लेना, टाइम थोड़ा हमारे पास कम है, पाबंदी होती है। ठीक है जी, कोई सवाल? ठीक है जी।